दोस्तों, यह रोमांटिक स्टोरी के बीच का पार्ट है जो कि मिस हो गया है। और आप लोगों ने कमेंट किया था कि राज के एक्सीडेंट के बाद से ये स्टोरी सुनाएं। तो प्लीज़ इस स्टोरी को जिन लोगों ने नहीं सुना, इस पार्ट को सॉरी जिन लोगों ने इस पार्ट को नहीं सुना है, प्लीज़ सुनिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बताइए कि स्टोरी आगे कहाँ तक सुनानी है। चलिए दोस्तों, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सामने से अक्षत अंकिता दौड़ते हुए आते हैं। देव अक्षत का हाथ पकड़ भरे गले से कहते हैं, अंकल प्लीज जल्दी देखिए राज को। राज की पोजीशन देखकर अक्षत के चेहरे पर भी परेशानी झलक जाती है। वह अंकिता को देखकर कहते हैं, डॉक्टर अंकिता, शिफ्ट हिम इन द ओटी फास्ट। अंकिता कहती है, यस सर। फटाफट नर्सिंग स्टाफ के साथ राज को ओटी की तरफ ले जाती है। देवराज का हाथ थामे ओटी तक आता है। अंकिता देव को देखकर कहती है, देव प्लीज अब आगे नहीं। देव अंकिता का हाथ पकड़कर रूंधे गले से कहता है, अंकिता, राज को कुछ नहीं होना चाहिए। अंकिता देव का हाथ पकड़कर अपनी पलकें झपकाती है। अंकिता राज को ओटी में शिफ्ट करती है। डॉक्टर अक्षत हॉस्पिटल के सीनियर सर्जन डॉक्टर अग्निहोत्री और डॉक्टर देसाई के साथ फटाफट ओटी में आते हैं। देव अक्षत का हाथ पकड़ रोते हुए कहता है, अंकल राज। अक्षत गंभीर लहजे में कहते हैं, देव अनी और दीनू को फ़ोन करके बुलाओ। इतना कहकर वो ओटी में चले जाते हैं। इधर निशु भरत और अहमद के साथ हॉस्पिटल आते हैं। भरत देव को देखकर बेचैनी से कहते हैं, देव राज कहाँ? देव बेचैन लहजे में कहते हैं, भाई राज को ओटी में ले गए हैं। भरत इतना सुनकर लड़खड़ाकर वहीं बैठ जाते हैं। देव कहते हैं, अहमद पानी लाओ जल्दी। अहमद दौड़कर पानी की बोतल लेकर आता है। देव भरत के पास घुटनों के बल बैठकर कहते हैं, भाई पानी पीजिए। भरत देव की ओर देखते हैं। उसकी आंखों में आंसू निकलते हैं। देव भरत को गले लगाकर कहता है, भाई प्लीज हिम्मत रखिए, कुछ नहीं होगा राज को, प्लीज। निशु कॉल पापा। निशांत दीवान जी का नंबर लगाता है। दीवान जी अनिकेत, विनोद, अर्जुन के साथ भावेश के पास बैठे थे। निशांत का फ़ोन उठाते हैं और जल्दी से कहते हैं, निशु राज। निशांत रुधे गले से कहता है, पापा अंकल को लेकर मित्तल हॉस्पिटल आइए जल्दी, राज भाई का एक्सीडेंट। दीवान जी निशांत की बात सुन अनिकेत की तरफ देखते हैं और अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। अनिकेत उठकर कहते हैं, दीनू किसका फ़ोन है, बता ना यार, कुछ बोल, मेरा जी घबरा रहा है। इतने में ही शेखर और सौर्य वहाँ आते हैं। सबको एक साथ परेशान देखकर घबराते हुए कहते हैं, दीवान जी, भाई साहब क्या हुआ? आप सब यहाँ एक साथ। वहाँ गुरुजी राज को हल्दी के लिए बुला रहे हैं। मैंने और सौर ने सब जगह देख लिया, कोई भी बच्चा दिखाई नहीं दे रहा। सौर दीवान जी के पास आकर कहता है, अंकल प्लीज बताइए क्या बात है। दीवान जी नम स्वर में कहते हैं, सौर, राज का पुष्कर रोड पर एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट की खबर सुनकर एक और शेखर जी लड़खड़ा कर दीवार से टिक जाते हैं। सौर दौड़कर उनको संभालता है। वहीं अनिकेत दम से काउच पर गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। अर्जुन और विनोद उनको लिटाते हैं और उन पर पानी के छींटे डालते हैं। थोड़ी देर बाद अनिकेत अपनी आंखें खोलते हैं। दीवान जी नमस्वर में कहते हैं, अनी हिम्मत रख यार, तू ऐसे करेगा तो बच्चों को कौन संभालेगा? अनी, हमें जल्दी से हॉस्पिटल चलना है। शेखर जी प्लीज़ अभी धैर्य रखिए, कुछ नहीं होगा राज को, आपने ईश्वर पर भरोसा रखो। विनोद अर्जुन को देखकर, अर्जुन जी, विनोद आप दोनों गाड़ी से निकलिए। सौर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो शेखर को गले लगा रोते हुए कहते हैं, पापा क्यों छोटी के साथ यह सब होता है? क्यों भगवान उसे सीधे सीधे खुशियाँ नहीं देते? क्या क्या कहूँ जाकर छोटी से, बताइए मुझे कुछ, प्लीज़ कुछ बोलिए। शेखर सौर को कसकर गले लगा लेते हैं। उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। बाहर गार्डन में राज शीतल के हल्दी की सारी तैयारी हो चुकी थी। सरला नीलमा से शांत होकर कहती हैं, नीलू बेटा, कहाँ रह गए सब बच्चे? तुम्हारे पापा भी नहीं दिख रहे। हल्की नाराज़गी से कहती हैं, या कैसे इतनी लापरवाही कर रही हैं, पता नहीं चल रहा। इन्हीं भी बच्चों की हल्दी का टाइम हो रहा है। सेजल बेटा, तू शीतल को लेकर आओ। राघु जाकर
अपने पापा और राज को बुलाओ। सेजल मुस्कुराकर कहती हैं, जी आंटी, हम शीतल को लाते हैं। सेजल शीतल के रूम में आती है। वहां आकर देखती है शीतल जमीन पर बदहवास सी बैठी हुई अपने मोबाइल में राज की फ़ोटो देख रही थी। शीतल को ऐसे देखकर सेजल घबराते हुए उसके पास आकर कहती हैं, क्या हुआ सीतू, तू ऐसे कैसे? चल जल्दी उठ, आंटी तुझे बुला रही हैं। शीतल सेजल को देखकर खुश होकर कहती है, दी जीजू और ये आ गए क्या? इतना कहकर खड़ी होती है और अपने कमरे से बाहर भागती है। सेजल शीतल का हाथ पकड़कर हैरान होते हुए कहती हैं, जीजू और भैया कहाँ गए थे? क्या कह रही है तू? हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। शीतल सेजल का हाथ पकड़कर कहती है, दी चलिए ना जल्दी से नीचे, हमें ज़रा भी लेट हो गया तो ये हम पर गुस्सा करेंगे, और आज हमारी हल्दी के दिन हम इन्हें नाराज़ नहीं कर सकते। सेजल मुस्कुराकर उसका गाल छूते हुए कहती है, छोटी, राज भैया तुझसे गुस्सा नहीं, बहुत प्यार करते हैं। रुक एक मिनट। उसकी साड़ी और उसके माथे का टीका सही करके उसके बालों को अपने हाथों से सही करती है और अपनी आंखों से काजल लेकर उसके कान के पीछे लगाकर कहती है, नज़र न लगे मेरी छोटी को, बहुत सुंदर लग रही है और शरारत से, और कल से तो चेहरे की रंगत खिली हुई है। शीतल सलमा कर सेजल के गले लग जाती है। दोनों बहनें नीचे गार्डन एरिया में आती हैं। एक तरफ ढोलक की छाप सुनाई दे रही थी, वहीं दूसरी ओर घर की सारी लेडीज़ हंसी मजाक कर रही थी। रागिनी सहला के पास आकर कहती हैं, मम्मा कोई भी नहीं दिख रहा, पता नहीं सब कहाँ हैं। नीलू भाभी आप भरत भाई को फ़ोन करिए। नीलमा अपना फ़ोन निकालती है कि सामने से शेखर सौर अनिकेत दीवानजी आते हैं। सरला मुस्कुरा कर कहती हैं, नीलू बेटा आ गए सब। राघु बेटा सबसे पहले तुम राज को हल्दी लगाकर शगुन करोगे। रागिनी मुस्कुरा कर कहती है, मम्मा हम तो कब से तैयार हैं, पर आपके राजकुमार ही नहीं नजर आ रहे। देखो तो सामने आपकी बहू भी आ गई। सरला मुस्कुराकर शीतल को देखती हैं। सुमन और वर्षा भी अपनी नम आँखों से शीतल को देखती हैं। कुशा दौड़कर शीतल के पास आकर कहती है, एंजल आप आज टीवी में तो राधा रानी आती है ना, वैसे ही लग रहे हो, है ना बुआ? रागिनी मुस्कुरा कर कहती हैं, हाँ प्रिंसेस। आओ शीतल। दोनों शीतल को लेकर वहाँ आती हैं। अनिकेत वहाँ आते हैं। उनकी नज़र जैसे ही शीतल पर पड़ती है, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और कदम लड़खड़ा जाते हैं। सरला दौड़कर अनिकेत के पास आकर बेचैन होते हुए कहती हैं, क्या हुआ आपको? तबीयत ठीक नहीं है क्या? अनिकेत सरला को नज़र उठाकर देखते हैं। सौर शीतल के पास आकर उसकी ओर देखता है और उसे गले लगा रोने लगता है। शीतल सौर के गले लगकर उसे कसकर पकड़ते हुए भरे गले से कहती है, भाई हमारी विदाई में अभी 3 दिन बाकी हैं, संभालिए अपने आप को। इतने में ही विनोद और अर्जुन जी वहाँ आते हैं। पापा जल्दी चलिए। सरला हैरानी से कहती हैं, बेटा कहाँ जा रहे हैं आप? पापा की तबीयत को क्या हुआ? अर्जुन सरला को कंधे से पकड़कर कहते हैं, मम्मी जी प्लीज़ संभालिए अपने आप को, पापा ठीक हैं। राज। सरला अर्जुन के शर्ट को पकड़कर कहती हैं, राज क्या बेटा, बोलिए। अर्जुन जी नम स्वर में कहते हैं, मम्मी जी राज का एक्सीडेंट। शीतल के कानों में जैसे ही यह सब सुनाई पड़ता है, उसकी पकड़ सौर पर ढीली हो जाती है। सौर घबराकर जोर से कहता है, सीतू। सुमन जी वहीं लड़खड़ा कर बैठ जाती हैं। वैसा हैरान होकर कभी सौर शीतल को कभी सुमन को देखती है। सेजल दौड़कर शेखर के पास आकर उनकी शर्ट पकड़ते हुए कहती हैं, पापा क्या हुआ, बोलिए ना। रागिनी नीलमा भी रोते हुए अनिकेत के पास आती हैं। नीलमा नमस्वर में कहती है, पापा प्लीज़ संभालिए, कुछ नहीं होगा भैया को। सामने इशारा करते हुए कहती है, आप ऐसे करेंगे तो शीतल को कैसे संभालेंगे? रागिनी दी पानी लाओ जल्दी, शीतल बेहोश हो गई है। सौर शीतल को अपनी गोद में उठाता है और वह रखे काउच पर लेटाता है। रागिनी दौड़कर पानी लाती है। सुमन दौड़कर शीतल का सर अपनी गोद में रख कर पानी रोते हुए कहती हैं, सीतू आंखें खोलो अपनी। सौर उसकी नब्ज चेक करता है और भरे गले से कहता है, मम्मा
छोटी ठीक है, इस डेट की वजह से बेहोश है। आप इसका ध्यान रखिए। वर्षा दी, आप यहीं रुकिए शीतल के साथ। और शेखर को लेकर कहते हैं, पापा 2 मिनट में चेंज करके आता हूँ, फिर हॉस्पिटल चलते हैं। अर्जुन जी सहला अंकित को देखकर कहते हैं, पापा देव का फ़ोन आ रहा है, प्लीज़ संभालिए अपने आप को और हॉस्पिटल चलिए। अंकित एक नज़र सरला को देखते हैं, जिनका रो रो कर बुरा हाल था। उनकी नज़र राज की नानी पर पड़ती है, जो कुर्सी पर बैठी थी और कृष्णा और मीना उन्हें संभाल रही थी। अंकित का चेहरा गुस्से से तमतमा जाता है। वह उनकी ओर कदम बढ़ाते हैं कि दीवान जी। अंकित का हाथ पकड़कर कहते हैं, अनी हॉस्पिटल चल। गुस्सा रोते हुए अंजू से कहती है, बुआ सब क्यों रो रहे हैं? हैंडसम को क्या हुआ? दादू दादी भी रो रहे हैं। कहाँ है हैंडसम? हमें उनके साथ हल्दी वाली होली खेलनी है। वो देखो ना, वहाँ एंजल को भी क्या हो गया? हमें एंजल के पास ले चलिए। अंजू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह नज़र उठाकर विनोद को देखती है। विनोद उसके पास आता है और अंजू विनोद के गले लगकर रोने लगती है। विनोद उसे बाहों में भर कर कहता है, बच्चा संभाल लो अपने को, तुम इस छोटी सी बच्ची के सामने ऐसे रो रही हो। उसका चेहरा अपनी हथेलियों में भरकर कहता है, अपने आंसू पोंछ और ब्रेव बनो यार, यहाँ सब तो तुम्हारी ज़रूरत है। थोड़ा रुक कर कहते हैं, अंजू आज तुम्हें एक बहुत इम्पोर्टेंट काम सौंप रहा हूँ और तुम्हें अपने भाई के लिए करना भी पड़ेगा। अंजू रोते हुए कहती है, बोलिए न सर, हम ज़रूर करेंगे राज भाई के लिए। विनोद सामने मंदिर की तरफ इशारा करके कहती हैं, अंजू मंदिर में कल गौरी पूजन के समय से जो अखंड जोर चल रही है, उसका तुम पूरा ध्यान रखोगी, समझी? तुम करोगी ना अपने राज के लिए? अंजलि रोते हुए हाँ में अपना सर हिलाती है। विनोद उसके गले लगाकर नम स्वर में कहता है, बाय ब्रेव बच्चा, ध्यान रखना अपना भी और सबका। रोशनी को एक नज़र देखता है और तुरंत गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है। अर्जुन के साथ रागिनी, नीलमा, सेजल, कृष्णा निकल गई थी। थोड़ी देर में शीतल की आंखें खुलती हैं। वह सामने खड़े सरला अनिकेत शेखर को देखती है और जल्दी से उठकर अनिकेत के पास आकर कहती है, पापा जी हमें हॉस्पिटल जाना है। अनिकेत नम स्वर में कहते हैं, बेटा तुम? शीतल अपने दोनों हाथ जोड़कर सरला से कहती है, माँ प्लीज़ आज हमें किसी भी रस्मों रिवाजों में मत बांधिए, हमारी ज़िंदगी का सवाल है। गुरुजी को देखकर कहती है, गुरुजी हम जा सकते हैं ना? गुरुजी गंभीर होकर कहते हैं, बेटा समय कठिन है, यह तुम्हारे विश्वास और प्यार की परीक्षा है। मेरा आशीर्वाद है तुम इस परीक्षा में ज़रूर सफल होगी। जाओ बेटा, तुम्हारे सत्यवान को उसकी सावित्री की ज़रूरत है। अनिकेत सरला, इस बच्ची को मत रोको, लेकर जाओ। शीतल अपने आंसू पोंछती है और सुमन को देखकर कहती है, मम्मा आप रोइए मत, वर्षा हमारे साथ चल। पापा जी हम बस 2 मिनट में आते हैं, इतना कहकर आगे बढ़ जाती है। सौर जल्दी से नहाकर अपनी ड्रेस चेंज करके आता है। शीतल के आते ही सब मित्तल हॉस्पिटल निकल जाते हैं। एक के पीछे एक गाड़ियाँ मित्तल हॉस्पिटल आकर रुकती हैं। सरला दौड़ती हुई भरत के पास आकर कहती हैं, भरत राज। भरत सरला के गले लग बिलक पड़ता है। देव निशु दोनों सरला को चेयर पर बिठाते हैं। इतने में ही सामने से सौर और शेखर का हाथ थामे शीतल आती है। देव की नज़र जैसे ही शीतल पर पड़ती है, वह व्याकुल हो उठता है। शीतल देव के पास आकर कहती है, जीजू राज कहाँ है? शीतल के राज का नाम लेते ही सब हैरानी से उसकी ओर देखते हैं। देव नम स्वर में कहता है, शीतल को देखते हुए, सीतू राज ओटी में उसका ऑपरेशन चल रहा है। शीतल चारों तरफ नजरें दौड़ा कर कहती है, जीजू ओटी ऊपर है ना? देव शीतल को ऐसे देखकर बेबसी से कहता है, हाँ सीतू। शीतल अनिकेत सरला को देखकर कहती है, पापा जी माँ बैठिए, हम ऊपर जाते हैं। जीजू भाई आइए हमारे साथ। इतना कहकर दौड़ते हुए सीढ़ियाँ चलने लगती है। सौर अधीर होकर कहता है, सीतू आराम से। देव शीतल को ऐसे नॉर्मल बिहेव से हैरान होकर कहता है, सौर या शीतल? सौर भावुक होकर कहता है, जीजू कुछ नहीं होगा छोटी को, बहुत हिम्मत है उसमें, बचपन से
परिस्थितियों से लड़ना आता है। चलिए आप। रिजॉर्ट का पूरा गार्डन, कमरे सब एकदम खामोश हो गए थे। 2 घंटे पहले जहाँ हल्दी की धूम और ढोलक की थाप गूंज रही थी, वहाँ चारों ओर अब सन्नाटा पसरा था। वर्षा भी अपने कपड़े चेंज करके अंजलि के पास आ गई थी, जो कुसा को हॉल में काउच पर सुला रही थी। वर्षा अंजलि के पास बैठकर कहती है, कुसा सो गई। अंजलि रोते हुए कहती है, भाभी बहुत मुश्किल से सोई है, देखिए ना क्या हो गया। वर्षा अंजलि को गले लगाकर कहती है, हम सबको हिम्मत रखनी है अंजू, राज ठीक हो जाएंगे। लगभग 2 घंटे बाद ओटी का गेट खुलता है और एक नर्सिंग स्टाफ वहाँ आकर कहता है, सर राज अग्रवाल के साथ आप हैं ना? देव और सौर्य दोनों कहते हैं, जी हाँ, क्या हुआ? नर्सिंग स्टाफ कहती है, सर अच्छा सर ने कहा है आप ब्लड का इंतज़ाम कीजिए, पेशेंट के कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही है। इतने में ही अंकिता दौड़ते हुए आकर कहती है, देव सौर जल्दी से ब्लड का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। हमारी ब्लड बैंक में AB पॉजिटिव ग्रुप का ब्लड नहीं है। राज का ब्रेन का ऑपरेशन चल रहा है, उसका खून ज़्यादा बह गया है, इसलिए हमें तुरंत 2 यूनिट ब्लड चाहिए। देव अंकिता का हाथ पकड़ कर कहता है, अंकिता मेरा ग्रुप AB पॉजिटिव है, मैं राज को ब्लड दूंगा। सौर कहता है, जीजू मेरा O नेगेटिव है, मैं तो यूनिवर्सल डोनर हूँ, मेरा ब्लड भी राज को चढ़ सकता है। अंकिता नर्सिंग स्टाफ से कहती है, आप इन्हें लेकर लैब में जाइए और जल्दी से सैंपल चेक कराकर OT अटेंडेंट को फ़ोन करिए। शीतल वहाँ खड़े होकर उनकी सारी बातें सुन रही थी। अंकिता की नज़र जैसे ही शीतल पर पड़ती है, वह उसे इतना चुप देखकर हैरान हो जाती है। अंकिता उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, शीतल राज ठीक हो। शीतल उसकी ओर अपनी सूनी नज़रें उठाकर कहती है, राज को ठीक होना पड़ेगा अंकिता, अपना काम करिए, हम ठीक हैं। अंकिता एक नज़र देव और सौर पर डालती है और अंदर चली जाती है। नीलमा सेजल तीनों ऊपर जाती हैं। देव कहता है, सेज भाभी आप दोनों शीतल के पास बैठिए, मैं और सौर्य अभी आते हैं। चलो सौर्य, दोनों नर्सिंग स्टाफ के साथ लैब में आकर सैंपल देते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद OT अटेंडेंट उनके पास आता है और दोनों को OT के वेटिंग रूम में ले जाता है। सौर्य और देव दोनों एक एक यूनिट अपना ब्लड देते हैं और बाहर आते हैं। सेजल देव को देख कर कहती है, देव राज भैया। देव सेजल का हाथ पकड़कर बाहर चेयर पर बैठा कर कहता है, उसे कुछ नहीं होगा, थोड़ी नाराज़गी है मुझसे, देखना अभी जाग जाएगा। इतना कहकर सेजल के गले लगकर फपक पड़ता है। इतनी देर से बंधी हुई देव की हिम्मत टूट जाती है। देव को ऐसे बिलख कर रोते देखकर शीतल चेयर से उठकर देव के पास आती है और उसके पैरों के पास बैठकर कहती है, जीजू हमारी तरफ देखिए, क्यों रो रहे हैं आप जानते हैं ना अपने दोस्त को ये दूने पता चल गया कि उनकी वजह से आपकी आंखों में आंसू आए हैं, तो अपने को कभी माफ़ नहीं करेंगे। प्लीज़ जीजू मत रोइए ना, उन्हें आपके साथ की ज़रूरत है। देव शीतल की हिम्मत देखकर उसे गले लगाकर कहते हैं, नहीं रोऊंगा जीतू। अपने आंसू पोंछ कर कहते हैं, चलो उठो और यहाँ बैठो। देव कहते हैं, सेजल नीचे जाओ और निशु को बोलो सबको चाय और पानी दे, 3 घंटे हो रहे हैं, सब ऐसे ही बैठे हैं। भाभी अंकल की मेडिसिन। नीलमन नमस्वर में कहती है, भैया बिना खाए कैसे दें? देव उठकर कहते हैं, सीतू सौर्य भाभी के पास बैठो, मैं अभी आया। इतना कहकर सेजल के साथ नीचे आते हैं और निशांत को सबके लिए चाय लाने का बोलता है। इतने में ही सामने से विनोद और अर्जुन आते दिखाई पड़ते हैं। उनके पीछे कैंटीन बॉय सबके लिए चाय लाता है। देव चाय और बिस्किट अंकित को देकर कहते हैं, अंकल चाय के साथ बिस्किट लीजिए, फिर आपको मेडिसिन भी लेनी। अंकित सिसकते हुए कहते हैं, देव राज को आने दो। दीवान जी अंकित का हाथ पकड़कर अधीर होते हुए कहते हैं, अनी राज ठीक हो जाएगा, तो अपनी तबीयत का ध्यान रख यार। देव उसे चाय दो। अंकित चाय लेकर एक बिस्किट खाते हैं। सरला फटाफट
अपने पर्स से अनिकेत की दवाइयाँ निकालकर देव को देती हैं। अर्जुन जी विनोद सभी को चाय देकर ऊपर नीलिमा शीतल के पास आते हैं। शीतल नीलिमा का हाथ पकड़कर उनके कंधे पर सर रखकर अपनी आंखें बंद किए बैठी थी। अर्जुन जी वहाँ आकर कहते हैं, भाभी शीतल दोनों चाय पियो। शीतल आंखें खोलकर अर्जुन को देखती है। अर्जुन उसके पास बैठते हैं और उसके सर पर हाथ रखकर कहते हैं, चाय पियो शीतल। शीतल नम आंखों से कहती है, जीजू एक बार उन्हें बाहर आने दीजिए, फिर हम। अर्जुन उसका हाथ पकड़कर भरे गले से कहते हैं, वह आएगा शीतल, तुम्हारा प्यार उसे तुम्हारे पास खींच कर ले आएगा। बच्चे राज के पास रहना है ना, तो चलो जल्दी से चाय पियो। नीलिमा शीतल को कप देते हुए कहती हैं, शीतल थोड़ी सी चाय पियो, तुम्हें बेटर फील होगा। शीतल चाय का कप लेती है। उसे कल शाम की राज की बात याद आ जाती है और उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। वह अपने आंसुओं को अपनी आंखों में जब्त किए नीलिमा के हाथ से चाय का कप लेती है और चुपचाप चाय पीती है। घड़ी की सुई दोपहर के 2 बजा रही थी। इतने में ही ओटी की लाइट बंद होती है। शीतल, नीलिमा, देव और भरत एकदम से खड़े हो जाते हैं। अक्षत अपनी टीम के साथ बाहर आते हैं। देव अक्षत को देखकर कहते हैं, अंकल राज। अक्षत सबको देखकर गंभीर लहजे में कहते हैं, अनी दीनू कहाँ है? देव कहता है, अंकल सब नीचे हैं। अक्षत सबको देखकर कहते हैं, नीचे चलो देव भरत। देव भरत एक दूसरे को देखते हैं और नीचे आते हैं। अक्षत अपनी टीम मेंबर से हैंडशेक करते हैं और अनिकेत के पास आते हैं। अनिकेत अक्षत को देखकर खड़े होकर कहते हैं, अक्कू राज। अक्षत अनिकेत को कंधे से पकड़कर चेयर पर बिठाते हैं और शांत स्वर में कहते हैं, अनी हमने राज का ऑपरेशन कर दिया है। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है। ब्लीडिंग भी बंद हो गई है। उसकी क्रोमेटिक हेड इंजरी हुई है। ब्लड काफ़ी बह चुका है। हमने सर्जरी करके ब्लीडिंग तो रोक दी है। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। आने 24 घंटे राज के लिए क्रिटिकल है। कल इस समय तक उसका होश में आना जरूरी है। अनिकेत व्याकुल होकर अक्षत की ओर देखते हैं। अक्षत अनिकेत के कंधे पर हाथ रखकर दीवान जी को देखते हुए कहते हैं, दीनू देवानी को मेरे केबिन में लाओ। देव अनिकेत को अक्षत के केबिन में ले जाते हैं। डॉक्टर अक्षत अनिकेत का बीपी शुगर चेक करते हैं और देव को एक स्लिप देकर कहते हैं, देव ये टेबलेट बाहर मेडिकल स्टोर से लेकर इसे खिला दो। इतना ज़्यादा स्ट्रेस इसके लिए ठीक नहीं है। दीवान जी कहते हैं, अक्कू सब ठीक तो है ना? अक्षत कहते हैं, सब ठीक है दीनू। मैंने प्रिकॉशन के तौर पर यह टेबलेट दी है इसे। उसे नींद आ जाएगी जो उसके लिए ज़रूरी है। शाम को कुछ खिलाकर इसे दे देना और आज रात इसे बिल्कुल अकेला मत छोड़ना। दीवान जी उठकर कहते हैं, ठीक है मैं ध्यान रखूँगा इसका। लेकिन तू राज। अक्षत भी अपनी सीट से उठकर गंभीर लहजे में कहते हैं, दीनू यार यह सब कैसे? दीवान जी अक्षत को सारी बातें बताते हैं। अक्षत व्याकुल होकर कहते हैं, दीनू देव को बोलो जल्दी से इसका चैप्टर क्लोज करे। यहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है। यहाँ की कोई टेंशन नहीं है और जब तक राज को होश नहीं आ जाता मैं यहाँ से नहीं हिलूँगा। दीवान जी भावुक होकर कहते हैं, थैंक्स यार। अक्षत हल्के से मुस्कुरा कर कहते हैं, हमारे बीच यह शब्द कहाँ से आ गए दीनू? दीवान जी अक्षत को गले लगा लेते हैं। राज को ओटी से आईसीयू रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। राज का पूरा सर पट्टियों से बंधा था। पूरा शरीर मशीनों से घिरा हुआ था। एक हाथ में की उंगली में पल्स ऑक्सीमीटर, दूसरी तरफ बेड साइड मॉनिटर लगा था। ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल करने के लिए नाक में ऑक्सीजन नली, यूरिन के लिए कैथेटर और पैरों में कंप्रेशन स्टॉकिनेट लगा था, जिससे राज की मांसपेशियों में किसी भी तरह का ब्लड क्लॉट्स न हो। देव को ओटी के गेट के बाहर लगे कांच में से राज को देखता है और जोर से दीवार पर हाथ मारकर गुस्से में कहता है, अनीता योर गेम इज ओवर, यू फिनिश्ड। सेजल दौड़कर देव का हाथ पकड़कर नम स्वर में कहती है, देव क्या कर रहे हैं आप? संभालिए अपने आप को। देव भावुक होकर कहता है,
सेज, कैसे संभालूं? देखो जरा एक बार, कैसे सो रहा है या? आज इसकी हल्दी थी, कल संगीत, परसों इसे घोड़ी चढ़ना था सेज, और या यहाँ। क्यों किया भगवान ने ऐसा? क्यों सेज? सेजल देव को गले लगाकर कहती है, प्लीज़ देव, आपको यदि किसी ने भी ऐसे देख लिया तो सब हिम्मत हार जाएंगे। खुद को संभालिए और सबको घर जाने का बोलिए। रात के 8 बज रही हैं। इतने लोगों का यहाँ रुकना ठीक नहीं है। देव अपनी आंखों से आंसू पोंछकर सबके पास आता है और दीवान जी को देखकर कहता है, पापा, अंकल, आंटी, मम्मा सबको लेकर रिसोर्ट जाइए। वर्षा, अंजू और कुशा अकेली हैं। वहाँ आप सब रात में रेस्ट करिए। सुबह जल्दी आ जाइएगा, पर अभी नहीं। दीवान जी अनिकेत को समझा बुझा कर जाने के लिए राजी करते हैं। सरला दोपहर से ही चुपचाप बिना किसी से कुछ बोले अपनी आंखें खोलकर एकटक राज के आईसीयू की ओर देख रही थी। किरणा सुमन उसे भी जबरदस्ती लेकर आती हैं। देव ने निशांत, विनोद, अर्जुन को भी सबके साथ भेज दिया था। हॉस्पिटल में अब सिर्फ भरत, देव, सौर, नीलमा और शीतल ही थे। चारों ने बिना कुछ खाए पिए केवल चाय कॉफ़ी के सहारे आंखों में ही पूरी रात काटती थी। एक अंधेरी काली रात बीत जाने के बाद सभी को एक नई सुबह की किरण का इंतजार था। अक्षत रात में कितनी बार ही राज को चेक करके गए थे। चारों ओर मशीनों से घिरा हुआ राज निर्जीव सा पलंग पर पड़ा था। सुबह दूसरे दिन सुबह 5 बजे शीतल उठकर राज को ऐसे देखती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। नीलमा शीतल को रोते देखकर अपने गले लगा लेती हैं। देव भरत ने शीतल को चेयर पर बिठाते हैं और नम स्वर में कहते हैं, शीतल, कल से इतना स्ट्रांग बनी हुई हो, सब्र रखो। शीतल रोते हुए कहती है, भैया 12 घंटे निकल गए, इनके शरीर में किसी तरह की कोई हलचल नहीं हो रही, कब तक सब्र करें बताइए। शीतल को ऐसे रोते देखकर भरत की भी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। वह तुरंत उठकर बाहर चला जाता है और हॉस्पिटल के गार्डन में लगी बेंच पर बैठकर अपने हाथों को अपने मुंह पर रखकर रोने लगता है। नीलमा, देव शीतल को चुप कराते हैं और कॉफ़ी पिलाकर थोड़ी देर उसे काउच पर लेटा देते हैं। पूरे दिन से बैठे होने के कारण शीतल की आंख लग जाती है। नीलमा, देव वहीं उसके पास बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद भरत भी आकर बैठ जाता है। शीतल गहरी नींद में ही देखती है राज उसके पास आकर उसे गले लगाकर उसकी कुर्ती को थोड़ा सा नीचे करके टैटू पर अपने होंठ रखता है कि शीतल की नींद में ही एकदम से हड़बड़ा कर उठ जाती है। नीलमा शीतल को ऐसे बेचैन देखकर कहती हैं, शीतल क्या हुआ? शीतल बेचैनी से कहती है, भाभी ये आप ही हमारे पास आए। इतना कहकर दौड़कर आईसीयू के गेट पर आ जाती है। राज को ऐसे ही लेटे हुए देखकर व्याकुल हो जाती है। थोड़ी देर खड़े होने के बाद थके कदमों से आकर नीलमा के पास बैठ जाती है। सुबह की किरण की लालिमा चारों ओर फैल रही थी। पक्षियों का मधुर कलरव सुनाई दे रहा था। नीचे हॉस्पिटल के मंदिर में पुजारी जी मंगल आरती कर रहे थे। 9 बजे के लगभग हॉस्पिटल में चहल पहल शुरू हो गई थी। अनकेत, सैला, दीवान जी, कृष्णा, शेखर, सुमन सभी हॉस्पिटल आ गए थे। गुस्सा भी जीत करके अंजलि विनोद के साथ आ गई थी। रागिनी सैला का हाथ थामे बैठी थी। सैला जी कल दोपहर से एक भी शब्द नहीं बोली थी। अंकिता ने शीतल, नीलमा को हॉस्पिटल के प्राइवेट रूम में फ्रेश होने को भेज दिया था। शीतल जल्दी से फ्रेश होकर आती है। आज सुबह उसने एक घूंट पानी भी नहीं पिया था। वह हॉस्पिटल के बने मंदिर में आकर दीपक जलाती है। घड़ी की सुई 10 बजा रही थी। डॉक्टर अक्षत को चेक करके बाहर आते हैं। अनकेत, दीवान जी अक्षत को देखकर कहते हैं, अक्कू, राज। अक्षत गंभीर स्वर में कहते हैं, यार, राज की बॉडी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। शीतल के कानों में जैसे ही अक्षत के यह शब्द पड़ते हैं वह दौड़ कर आती है और अनकेत सैला के पास घुटनों के बल बैठकर उनका हाथ पकड़ रोते हुए कहती है, माँ, पापा जी, हमें परमिशन दीजिए। हमें इनकी लंबी उम्र के लिए उसी जगह एक बार फिर 108 परिक्रमा देनी है। माँ, प्लीज़ हमें जाने दीजिए। अनकेत, सैला दोनों ही शीतल को ऐसे रोते देखकर व्याकुल हो जाते हैं। सैला अपनी पलकें उठाकर शीतल को देखती हैं।
और उसके सर पर हाथ रखकर कहती हैं, जाओ बच्चे, अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करो, लेकिन अपना भी ध्यान रखना। अंजू, निशु बेटा, आप इसके साथ जाइए और इसकी पूजा खत्म होने तक आप एक पल के लिए भी इस बच्ची को अकेला मत छोड़ना। शीतल डॉक्टर अक्षत के पास आकर बेचैन होते हुए कहती है, अंकल, हमें हमारी शादी का शगुन कराना है। माँ, भाभी, दी से प्लीज इनके पास जाने दीजिए। डॉक्टर शीतल की बातों को सुनकर बेचैन हो जाते हैं और अनिकेत और दीवान जी की तरफ देखते हैं। शीतल को ऐसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोगों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। देव शीतल को ऐसे बेचैन रोते देखकर और ओटी के पास चला जाता है। सेजल भी उसके पास आ जाती है। अंजू, सेजल, निशांत, भरत सभी ओटी के पास सुबह से खड़े हुए राज की ठीक होने की प्रार्थना कर रहे थे। डॉक्टर अक्षत शीतल के सर पर हाथ रखकर कहते हैं, बेटा, सिर्फ एक को परमिशन दे सकता हूँ, तुम जाना चाहोगी? शीतल नम स्वर में कहती है, थैंक यू अंकल, हम आते हैं। इतना कहकर दौड़ते हुए मंदिर की तरफ जाती है। शीतल को ऐसे भागते देखकर देव सेजल भी उसके पीछे जाते हैं। शीतल जल्दी से मंदिर में लगी हल्दी कुमकुम की कटोरी उठाकर उसमें थोड़ा सा पानी मिलाती है और सरला के पास आकर कहती है, माँ उठिए और राज के हल्दी लगाकर शगुन पूरा कीजिए। सब शीतल की बातों को सुनकर भावुक हो जाते हैं। सुमन शेखर के गले लगकर रोने लगती हैं। वहीं सौर की आंखों में से आंसू बहने लगते हैं। सौर शीतल के पास आकर कहता है, छोटी, क्या है यहाँ? शीतल सौर को देखकर गंभीर होते हुए कहती है, भाई, हम हमारी शादी की रस्में पूरी करवा रहे हैं। माँ प्लीज उठिए ना, हमें आज पूजा के लिए जाना भी है। सरला अनिकेत की तरफ देखती हैं और रोते हुए कहती हैं, शीतल, हमसे नहीं होगा बच्चे। शीतल सरला के हाथ को पकड़कर कहती है, माँ, आपको राज के लिए करना पड़ेगा, प्लीज उठिए। अनिकेत नम स्वर में कहते हैं, सरला उठो और इस बच्ची के साथ जाओ। सरला खड़ी होती हैं। शीतल सरला का हाथ पकड़कर कहती है, चलिए माँ। सरला शीतल के साथ ओटी की तरफ आती हैं और उसके पैर कांपने लगते हैं। शीतल सरला के हाथ को कसकर पकड़ रागनी से कहती है, राघु दी, आप माँ के साथ जाइए और अपने भाई के हल्दी लगाकर शगुन पूजा कीजिए। रागनी रोते हुए सरला का हाथ पकड़ती हैं और शीतल के हाथ से कटोरी लेकर डॉक्टर अक्षत और अंकिता के साथ राज के पास जाती हैं। ओटी का पूरा स्टाफ की आंखें उस दृश्य को देखकर नम हो जाती हैं। राज को पूरा मशीनों में घिरे देखकर दोनों की रुलाई फूट पड़ती है। रागनी अपनी उंगली से हल्दी लेकर राज के गाल और हाथ पर लगाती है और रोते हुए बाहर आ जाती है। सरला राज को देखती हैं और उसके चेहरे पर हाथ फेरकर वह भी अपनी साड़ी के पल्लू से अपना मुंह दबाए हुए बाहर आ जाती हैं। भरत दौड़कर सरला को पकड़ता है। शीतल सुमन सौर के पास आती है और हल्दी की कटोरी लेकर कहती है, भाई, मम्मा, हमारा भी शगुन करिए। सुमन रोते हुए कहती हैं, सीतू बेटा। शीतल धीर स्वर में कहती है, मम्मा प्लीज़, हमें पूजा के लिए निकलना है, भाई जल्दी करिए ना। सौर कटोरी में अंगुली टिपाता है और हल्दी लेकर शीतल के गाल से छुला देता है। सुमन शीतल के माथे पर हल्दी का टीका लगाकर उसके सर पर हाथ रखती हैं। शीतल अर्जुन निशांत को देखकर कहती है, जीजू चलिए। देव के पास आकर नमस्वर में कहती है, जीजू, हम अपने राज को आपके पास छोड़कर जा रहे हैं, अपने दोस्त का ध्यान रखिएगा, हम अभी आते हैं। देव की आंखों से आंसू बह जाते हैं। वो शीतल को गले लगाकर कहता है, जल्दी आओ सीतू, तुम्हारा राज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। शीतल जल्दी से अपनी सगाई वाली चुन्नी ओढ़कर अर्जुन और निशांत के साथ निकल जाती है। उसके पीछे कृष्णा जी सेजल और अंजू को भी भेजती हैं। शीतल जल्दी से पूजा की जगह पहुंचकर अपने सर पर चुन्नी ओढ़ती है और हाथ जोड़कर आंखें बंद कर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए परिक्रमा लगाती है। हर एक परिक्रमा के साथ वह अपने होने वाले सुहाग की सलामती के लिए दुआ मांग रही थी। भूखे प्यासे होने पर भी आज उसमें इतनी शक्ति आ गई थी कि उसके कदम तेजी से उठ रहे थे। शीतल को पूजा और परिक्रमा करते हुए 1 घंटा लग जाता है। आखिरी परिक्रमा पूरा होते ही हाथ जोड़कर नम स्वर में कहती है, हे माँ,
हमारे पति को लंबी उम्र और हमें अमर सुहाग दीजिएगा। इतना बोलकर वहीं आंखें बंद कर बैठ जाती है। अर्जुन, सेजल, दिशांत, अंजलि सभी नम आंखों से शीतल की बेचैन दशा देख रहे थे। अर्जुन जी शीतल के पास आकर बैठते हैं और उसके सर पर हाथ रखकर कहते हैं, शीतल, पूजा पूरी हो गई बच्चे, चलें, राज इंतजार कर रहा है। शीतल अपनी आंखें खोलकर अर्जुन को देखती हैं और खड़े होकर कहती हैं, चलिए जीजू। दिशांत शीतल की तरफ पानी की बोतल बढ़ाकर कहता है, भाभी पानी पीजिए। शीतल निशांत को देखकर कहती है, निशु, हम इनके होश में आने के बाद ही पानी पिएंगे। अर्जुन जी हल्की नाराजगी से कहते हैं, शीतल, यह क्या नादानी है, पानी पियो, अभी तबीयत खराब हो जाएगी। राज तुम्हें ऐसे देखेगा तो सब पर नाराज हो जाएगा, तुम जानती हो ना उसका गुस्सा। शीतल भावुक होकर कहती है, जीजू प्लीज हमारा व्रत मत तोड़वाइए, इनके होश में आते ही सबसे पहले हम पानी पिएंगे। देखिए टाइम हो रहा है, या कभी भी होश में आ सकते हैं, जल्दी चलिए। इतना कहकर गाड़ी में आकर बैठ जाती है। इधर हॉस्पिटल में घड़ी की सुई जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे वहाँ बैठे सभी लोगों की धड़कनें तेजी से चल रही थी। डॉक्टर अक्षत, अंकिता वहीं खड़े थे, सभी के दिल घबरा रहे थे। देवभरत, नीलमा की तो आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इतने में ही सीता सबके साथ हॉस्पिटल पहुंचती है और सीधा ओटी के गेट पर जाकर खड़ी हो जाती है। अक्षत अपनी टीम के साथ राज को चेक करने लग गए थे। अंदर डॉक्टर की टीम के बातचीत करने से उनके चेहरे के हाव भाव देखकर सभी का दिल घबरा रहा था। अक्षत बाहर आते हैं। सब अक्षत के पास आकर उन्हें आंखों ही आंखों से सवाल पूछ रहे थे। अंकित कहते हैं, राज। अक्षत गंभीर स्वर में कहते हैं, 24 घंटे पूरे होने में सिर्फ आधा घंटा है। राज के ब्रेन का एक्टिव होना जरूरी है। उसको यदि इस टाइम तक होश नहीं आया तो वह कोमा में। शीतल अक्षत के पास आकर कहती है, अंकल ये आप क्या कह रही हैं? राज ठीक है, आप देखिएगा उन्हें जल्दी होश आ जाएगा। और रोते हुए कहती है, अंकल अभी 30 मिनट है ना, आप ऐसे मत बोलिए। सबको देखती है और हाथ जोड़कर कहती है, प्लीज़ रोना बंद करिए आप सब। इतना बोलते हुए सीधा मंदिर की तरफ जाती है और कान्हा की मूर्ति के आगे खड़े होकर रोते हुए कहती है, बहुत विश्वास करते हैं आप पर, जब से वो संभाला है तब से सिर्फ आपको पूजा है। कान्हा, हमारी इतनी कठिन परीक्षा मत लीजिए, हमारे राज को सांसें दे दीजिए, प्लीज़ हमारे विश्वास को कमज़ोर मत कीजिए। कल से आपसे अपनी ज़िंदगी मांग रहे हैं कान्हा, राज को उठाइए। आप जानते हैं ना, राज हमारी ज़िंदगी है, हमें अपनी ज़िंदगी लौटा दीजिए। कान्हा थोड़ी देर तक ऐसे ही आंखें बंद किए बैठी रहती है। शीतल अपने आंसू पोंछती है और खड़ी होकर पीछे मुड़ती है तो देखती है उसका पूरा परिवार हाथ जोड़े आंखें बंद किए कान्हा से राज की सलामती की दुआ मांग रहा था। शीतल सबको देखती है और अक्षत के पास आकर बेचैन स्वर में कहती है, अंकल हमें हमारे राज के पास जाना है। सब पीछे मुड़कर शीतल को देखते हैं। अक्षत शीतल का हाथ पकड़कर कहते हैं, बेटा मैंने अभी 15 मिनट पहले उसकी सारी मशीन की रीडिंग चेक की है, ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। शीतल हाथ जोड़कर कहती है, अंकल हमने कल से आपको नहीं कहा ना, प्लीज़ हमें एक बार उनके पास जाने दीजिए। डॉक्टर अंकिता अक्षत के कंधे पर हाथ रखकर कहती हैं, जाओ शीतल। अक्षत हैरानी से अंकिता को देखते हैं। अंकिता नमस्वर में कहती है, पापा कभी कभी दवा से ज़्यादा दुआ काम करती है, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं ना। शीतल को देखकर कहती है, शीतल जाओ राज के पास। शीतल सबको एक नज़र उठाकर देखती है और अपने कदम राज के रूम की तरफ बढ़ा देती है। शीतल कांपते हाथों से आईसीयू का गेट ओपन करती है और अंदर देखती है। सामने ही उसे राज बेड पर मशीनों से घिरा हुआ दिखाई देता है। वह अपने एक एक कदम राज की ओर बढ़ाती है और राज के पास आकर खड़ी हो जाती है। राज को ऐसे देखकर उसकी आंखों से अविरल आंसू बहने लगते हैं। वह वहाँ रखे स्टूल पर बैठती है और हल्के से राज का हाथ अपने हाथों में लेकर नम स्वर में कहती है, आपको पता है ना कल से सो रहे हैं आप, कितना टाइम इंतज़ार करें आपका, बताइए हमें।
कल हमारी हल्दी थी और आज हमारी मेहंदी, पता है ना आपको। फिर भी आप यहाँ चैन से सो रहे हैं और हम सब कल से यहाँ बेचैन होकर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। उठ जाइए ना, क्यों खामोश हैं? बोलिए कुछ, हमें डांटिए, हमसे नाराज़ होइए। पूरे 24 घंटे होने को आए हैं, एक बार भी हमने आपकी आवाज़ नहीं सुनी। आपने तो कल कहा था मेरा इंतज़ार करना, फिर कब तक सब्र करके बैठे? अब बर्दाश्त नहीं हो रहा राज, प्लीज उठ जाइए। बाहर देखिए, पापा जी, माँ, जीजू, भैया, भाभी, छोटी कुसा, सब आपका वेट कर रहे हैं। उनके लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी दोस्ती के लिए, अपनी छोटी प्रिंसेस के लिए। उठिए राज। शीतल खड़े होकर राज के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर रोते हुए कहती है, कल रात आपने कहा था ना हमें कि रोज़ सुबह शाम आपके होठों का स्पर्श मिलेगा। फिर क्यों हमें उस एहसास से महरूम कर रहे हैं? अभी तो हम उस रूहानी स्पर्श को अच्छे से महसूस भी नहीं कर पाए और आप हमसे ऐसे नाराज़ होकर लेटे हैं। हमसे चीटिंग मत करिए राज। आप जानते हैं ना, हमारा दिल भले ही हमारे पास है, लेकिन उसकी हर एक धड़कन आपके आसपास होने से ही धड़कती है। फिर क्यों आज आपको हमारी धड़कनों का शोर सुनाई नहीं दे रहा? हमारी आंखों के आंसू क्यों नहीं दिख रहे? शीतल की आंखों से आंसू राज के चेहरे को भिगो रहे थे। शीतल रोते हुए कहती है, राज, हमें अधूरी दुल्हन नहीं बनना, आपके साथ जिंदगी का हर लम्हा जीना है। प्लीज उठ जाइए। शीतल की आवाज़ लड़खड़ाने लगती है। वह धीरे से राज के चेहरे की तरफ झुकती है और उसके होठों से उसकी बंद आंखों को चूमती है। फिर थोड़ी देर करीब से राज को देखती है और अपने होठ उसके होठों पर रख देती है। आईसीयू के कांच में से देव भरत, अर्जुन सेजल खड़े होकर शीतल को देख रहे थे। राज के होठों पर अपने होठ रखकर उसे एक लंबा किस करके उसके दोनों कंधों को पकड़कर रोते हुए कहती है, महसूस कीजिए हमारे पहले स्पर्श को। यदि अभी आप नहीं उठे तो आपकी कसम खाकर कहते हैं, जब तक आप होश में नहीं आएंगे, पानी की एक बूंद हम अपने गले में नहीं डालेंगे। आपसे पहले हम मर जाएंगे राज। हमें आपकी सुहागन बनना है राज, अधूरी दुल्हन नहीं। हमारी शादी। उसके आगे के शब्द मुंह से नहीं निकले और शीतल वहीं राज का हाथ पकड़े बेहोश होकर गिर जाती है। ओटी के बाहर खड़े देव भरत की चीख निकल जाती है। देव भरत की चीख सुनकर किसी अनहोनी की आशंका से सभी के दिल सहम जाते हैं। अनकेत सरला वहीं धम्म से बैठ जाते हैं। सुमन, शेखर, सौर तीनों गले लगकर रोने लगते हैं। इधर ओटी स्टाफ अपनी आंखों में आंसू लिए दौड़कर शीतल को उठाता है और वेटिंग रूम में बेड पर लेटाता है। डॉक्टर अक्षत अंकिता के साथ राज के पास आते हैं। अक्षत की नज़र जैसे ही राज शीतल के हाथों पर पड़ती है, उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह अंकिता को शीतल राज के हाथ की तरफ इशारा करते हैं। शीतल के हाथों पर राज की अंगुलियों की हरकत हो रही थी। अंकिता जड़ से भावुक होकर अक्षत के गले लग जाती हैं और नर्सिंग स्टाफ के साथ शीतल को वेटिंग रूम में देखने चली जाती हैं। अंकिता शीतल को चेक करती हैं और तुरंत ग्लूकोज में फूड एनर्जी इंजेक्ट कर उसके ड्रिप लगाती हैं। इधर अक्षत की टीम देव को एग्जामिन कर रही थी। राज के हाथों की अंगुलियां और उसकी पलकें हिल रही थी। उसके पूरे शरीर में हलचल हो रही थी। डॉक्टर अक्षत बाहर आते हैं और अनिकेत के पास आकर कहते हैं, अनी, तेरे शेर को होश आ गया। दोस्तों, क्या इस पार्ट को यहीं तक सुनना था? अगर आगे सुनना है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए और कहाँ से कहाँ तक सुनना है, जिससे कि हमें पता चल सके कि आगे कहाँ अपलोड करें।